एक पॉइंट यहाँ मज़ीद याद रखने वाला है कि C3 का एक एक्टिव कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट C3 है, वो ल्यूकोसाइट की सरफेस पे जाके अटैच होगा, विच कॉजेज द रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, और इस एक्टिवेशन के रिज़ल्ट में ल्यूकोसाइट जो है वो मैक्रोफेज की डिस्ट्रक्शन करवा देगा। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, इन सब की ये एक चेक एंड बैलेंस होता है कि ये कहाँ एक्टिव होनी चाहिए, कहाँ नहीं, विच इज़ टाइटली रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। वो क्या करती हैं कि या तो वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स को बनने ही नहीं देती, उनकी प्रोडक्शन को ही रोक देती हैं एक्टिव कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स की, और या फिर अगर कुछ फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं तो उन्हें वो रिमूव करा देंगी अगर ज़रूरत नहीं होगी तो। लेकिन कुछ डिजीज़ जैसे जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं ये इतने ज़्यादा नंबर में इतने ज़्यादा होते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स के ऊपर के फंक्शन पे डोमिनेट कर जाते हैं, और इस केस में जो है इनकी डेपोजिशन होस्ट सेल के नॉर्मल हेल्दी सेल्स पे स्टार्ट हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इन लाइसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट हेल्दी सेल। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि रोबिन्स में मेंशन है उन्हें देखते हैं, जैसे C1 इनहिबिटर। एज द नेम शोज C1 इनहिबिटर इनहिबिट्स द C1 विच इज़ द फर्स्ट प्रोटीन ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पैथवे। लेकिन कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ में ऐसा होता है कि ये C1 इनहिबिटर प्रेजेंट ही नहीं होता, जैसे हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। द सेकेंड रेगुलेटरी प्रोटीन CD59 एंड DAF है डीके एक्सीलरेटिंग फैक्टर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होती हैं प्रोटीन्स थ्रू ग्लाइकोफॉस्फेटाइडल एंकर। ये ग्लाइकोफॉस्फेटाइडल एंकर ने जो है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंकर किया हुआ है। इन्होंने क्या करना होता है, जो DAF है इसने C3 कन्वर्टेज की प्रोडक्शन नहीं होने देनी, और जो CD59 है इसने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC की प्रोडक्शन नहीं होने देनी। लेकिन कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जिसमें यह होता है कि ये जो है ग्लाइकोफॉस्फेटाइडल प्रेजेंट नहीं होती, और अब वो इन प्रोटीन्स को यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंकर नहीं कर रही है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, जिनके रिज़ल्ट में जो है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी। और इस किस्म की जो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस होती है उसके लिए मोस्ट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो RBCs होती हैं, और इस डिसऑर्डर को कहते हैं प्रोक्सिज्म। RBCs की जो लाइसिस हो रही है इस तरह की ये डिज़ीज़ को कहते हैं प्रोक्सिज्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। अगला पॉइंट किया है कि प्रोटियोलाइसिस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स। अब होता ये है कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स ने प्रोटियोलिटिकली क्लीव करना होता है एक्टिव कंपोनेंट्स को। जैसे अब इसकी एक एग्जांपल देख लें कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है विच इज़ नोन एज फैक्टर H। फैक्टर H ने क्या करना होता है, इट एक्ट्स एज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइसिस ऑफ C3 कन्वर्टेज। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डेफिशिएंसी होती है इस फैक्टर की, इसकी वजह से जो है एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि फैक्टर H की म्यूटेशन हो चुकी होती है। म्यूटेशन की अब बुक में जो रीजंस मेंशन है, एक तो है होमोलिटिक यूरेमिया सिंड्रोम विच इज़ अ किडनी डिसऑर्डर, और दूसरा है एक आई डिसऑर्डर मेंशन है विच इज़ अ वेट मैक्यूलर डिजनरेशन ऑफ आई। इसके केस में क्या होता है कि रेटिनल वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इन दोनों वजहों से म्यूटेशन हो जाती है फैक्टर H की, और जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।